हेलो दोस्तों, आयन बनेगा सुप्रीम थंडरलॉर्ड के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और साथ में प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्वाला उसे पागलों की तरह जला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्टील के चाकू से उसकी नसों को परत दर परत खुरच दिया हो। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। वहां बैठे बैठे ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हालांकि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने मूल वापसी के तीसरे स्तर पर गोली निगलने का विकल्प चुना था। यदि आज उसे गोली के प्रभाव से मृत्यु तक शुद्ध कर दिया जाए तो भी वह इसे नहीं छोड़ेगा। गरिमा एक ऐसी चीज थी जो ताकत पर निर्भर थी। जहां तक ताकत की बात है तो उसे दूसरों की इच्छाशक्ति से 100 गुना अधिक ताकत के लिए इसे बेचना पड़ा। इसी दिन अयान को एहसास हुआ कि मानवीय यातना स्थल क्या होता है। शाम को औषधीय प्रभाव का शिखर। अयान अंततः अपना मुंह खोलने और गुस्से से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वह दहाड़कर अपना दर्द कुछ कम करना चाहता था। हालांकि यहाँ ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव बहुत अधिक था। किसी मार्शल कलाकार को मार्शल आर्ट के मार्ग और लड़ाई की भावना के साथ संघर्ष करते हुए कोई नहीं सुन सकता था। आखिरकार लंबी रात बीत गई और 16वें दिन की सुबह अयान के चेहरे का दर्द थोड़ा कम हो गया। इसके स्थान पर उसकी जगह ताकत की भावना ने ले ली जो उसके पूरे शरीर में भर गई। 17वें दिन दर्द कम होता गया और उसकी ताकत फिर से बढ़ गई। अयान को लगा कि उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है और 1.8 मीटर हो गई है। उसके शरीर की मांसपेशियां पहले से अधिक मजबूत और शक्तिशाली थीं। 19वां दिन, 23वां दिन, 25वां दिन, 29वां दिन, 30वां दिन। अयान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह उछलकर ऊपर आया और गुप्त कमरे की छत पर मुक्का मारा। एक जोरदार विस्फोट के साथ खेती टॉवर के भीतर अदृश्य शक्ति ने एक बार फिर इस मूके की शक्ति को बेअसर कर दिया। मेरी शक्ति। जमीन पर उतरते ही अयान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और हल्के से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जिससे उसकी हड्डियों के जोड़ चटकने लगे। उसने अपने सामने युआन क्यूई अवरोध को हटा दिया और प्रतिबिंब के माध्यम से खुद को देखा। अभी अयान की ऊंचाई 1.82 मीटर तक पहुंच चुकी है, जो पहले से करीब 10 सेंटीमीटर अधिक है। बॉडी टेम्परिंग पिल का वास्तव में चमत्कारी प्रभाव था। बड़ा बदलाव यह था कि अयान अब अधिक परिपक्व दिखने लगा था। उनके होठों पर बिखरी दाढ़ी और चेहरे पर दृढ़ता इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करती थी। और उसका क्षेत्र भी मूल वापसी क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्होंने एक और गोली निकाली, जो टियर 4 क्यूई रिफाइनिंग गोली थी। गोली को देखते हुए अयान को पिछले महीने का दर्द याद आ गया। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वह वास्तव में उस दर्द को दोबारा नहीं चखना चाहता था। हालांकि उसने अपना सिर उठाया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने दांत पीसते हुए कहा, कठोर कष्ट सहने के बाद भी मैं मास्टर बनूंगा। दोबारा। ये कहकर उसने गोली अपने मुंह में ठूंस ली। इस अंतिम क्यूई कंडेंसेशन गोली को लेने में अयान की अपेक्षा बहुत कम समय और पीड़ा लगी। केवल 20 दिनों में उसने क्यूई कंडेंसेशन गोली पूरी तरह खा ली थी। कुछ देर सोचने के बाद अयान को कारण पता चल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले अपने शरीर को परिष्कृत किया था और उसकी शारीरिक शक्ति का आधार पहले से ही बहुत अच्छा था। यही कारण था कि वह आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहे। इस समय 12 संयुक्त परीक्षाओं से पहले अभी भी 10 दिन बाकी थे। अयान ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास 10 दिन बचे होंगे, इसलिए उसने आखिरी 10 दिनों का पूरा उपयोग करने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। वह खड़ा हुआ और मूल ऊर्जा की एक गेंद को अपनी हथेली में संघनित कर लिया। एक मार्शल कलाकार को अपनी ताकत का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह तैयार होकर लड़ाई लड़ सके। वह केवल सिर में गर्मी के कारण जल्दी नहीं जा सकता था। इस समय अयान ने अपनी हथेली के ऊपर तैर रहे मूल गुब्बारे को उसकी सीमा तक धकेलने की पूरी कोशिश की। उसने देखा कि युआन क्यू अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा और प्रकाश तेज और तेज होता गया। जब युआन क्यूई प्रकाश गेंद को और अधिक मजबूत नहीं किया जा सका, तभी अयान रुका। फिर उन्होंने अपनी ताकत पर नजर रखी। अंत में उन्होंने अपनी युआन क्यूई और ताकत को मिलाकर अपनी वर्तमान ताकत का एक मोटा आकलन दिया। समग्र शक्ति के संदर्भ में एक ही साधना क्षेत्र वाले मार्शल कलाकार की भी शक्ति भिन्न भिन्न होगी। ये प्रतिभा और मार्शल आर्ट की नींव से संबंधित था। यदि कोई उनकी समग्र शक्ति का आकलन करे और उदाहरणों के साथ उनकी तुलना करे, तो संभवतः स्थिति कुछ ऐसी होगी। यदि एक साधारण मूल रिटर्निंग थर्ड स्टेज मार्शल कलाकार की ताकत को 5 के रूप में मापा गया था, तो एक मजबूत मार्शल कलाकार 6 या 7 तक पहुंच सकता है। सामान्यतया जब एक गुयुआन तृतीय स्तर के मार्शल कलाकार की समग्र शक्ति 5 से अधिक हो जाती है, तो वे गुयुआन क्षेत्र की चौथी परत तक आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि कुछ मार्शल कलाकारों का मार्शल आर्ट में बहुत मजबूत आधार था।
हो सकता है कि वह छठे स्तर तक आगे न बढ़ पाए। यदि वह अपने क्षेत्र को दबाता रहा, स्वयं को आगे न बढ़ने के लिए मजबूर करता रहा और नींव रखना जारी रखा, तो उसे अधिक से अधिक 7वें स्तर तक ही सीमित रखा जा सकता था। यह मार्शल आर्ट की दुनिया थी। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता था कि 7 एक ऐसी संख्या है जिस पर कोई सीमा तय की जा सकती है, तथा बहुत कम मार्शल कलाकार ही इसे पार कर पाते हैं। हालांकि अधिक प्रतिभा वाला एक मार्शल कलाकार इस स्वीकृत उपाधि को तोड़ सकता है, जैसे कि एक शक्तिशाली पृथ्वी ग्रेड प्रतिभा, या यहाँ तक कि एक स्वर्ग ग्रेड प्रतिभा। हवा, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी और 5 तत्व। पृथ्वी ग्रेड इनेट अधिकतम 8 या 9 तक पहुंच सकता है। वर्तमान में पूरे मार्शल जगत में केवल एक ही प्रकार की प्रतिभा ज्ञात थी जो 10 की महान पूर्णता तक पहुंच सकती थी, और वह थी स्वर्गीय ग्रेड अग्निशिरा। जहां तक रुद्र का प्रश्न है, जिसे कभी तारों भरे आकाश के नीचे नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता था, वह आश्चर्यजनक रूप से 12वें स्थान पर पहुंच गया था, जिसने मार्शल आर्ट की पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल उसके पास स्वर्गीय श्रेणी की अग्निशिराएं थीं, बल्कि उसे स्वर्गीय श्रेणी की वायु, लकड़ी, जल और पृथ्वी नाड़ियों का आशीर्वाद भी प्राप्त था। इस जीवन में अयान ने गलती से बिजली की मध्य रेखा में एक और भी दुर्लभ प्रतिभा को जागृत कर दिया था। इसे इस तरह रख कर देखते हैं। इस समय अयान की समग्र शक्ति पहले ही रुद्र से अधिक हो चुकी थी, जो अपनी साधना के चरम पर था। वह 10वीं पंचवर्षीय योजना तक पहुंच गए थे, जिसका उल्लेख किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में पहले कभी नहीं किया गया था। लाइटनिंग मेरिडियन की प्रतिभा मूल रूप से फायर मेरिडियन की विस्फोटक शक्ति से भी अधिक भयानक थी। यदि यह एक स्वर्गीय ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन था, तो इसकी चरम व्यापक शक्ति 12 होनी चाहिए थी, लेकिन अयान की लाइटनिंग मेरिडियन अब तक की सबसे उच्चतम दिव्य ग्रेड थी। उसने सीधे 12 को 15 तक बढ़ा दिया। यह अयान का अपनी ताकत का वर्तमान आकलन था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना पहले ही परम पूर्णता चरण तक पहुंच चुकी थी, और चाहे कुछ भी हो, वह आगे और आगे नहीं बढ़ सकता था। बेशक किसी युद्ध का परिणाम केवल इन आंकड़ों से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साधना तकनीक, युद्ध कौशल, युद्ध अनुभव, मौके पर की गई प्रतिक्रियाएं, तथा यहां तक कि द्वंद्व युद्ध के दौरान उत्पन्न प्रकाश की चमक भी युद्ध के परिणाम को निर्धारित कर सकती है। अभी अयान पहले से ही मूल वापसी क्षेत्र के तीसरे चरण के अंतिम चरण में था, मूल वापसी क्षेत्र के चौथे चरण से केवल एक कदम दूर। ये कदम 10 दिन में नहीं उठाया जा सका। इसलिए अयान ने अपना एकांतवास जारी रखने का विचार त्याग दिया और कल्टीवेशन टॉवर को छोड़कर सन मून माउंटेन रेंज की ओर चला गया। सन मून माउंटेन रेंज की एक ऊंची चोटी पर अयान अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हवा की ओर मुंह करके खड़ा था। वह अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उनकी ताकत उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा थी, जबकि उनकी कमजोरी ये थी कि उनमें युद्ध कौशल की बहुत कमी थी। थंडर रशिंग सेबर के अलावा उसके पास व्यावहारिक रूप से युद्ध का कोई अन्य साधन नहीं था। इसलिए उन्होंने इन 10 दिनों का उपयोग यथासंभव कृपाण तकनीक विकसित करने के लिए करने की योजना बनाई। रैप्टर्स ने अपनी पूंछ हिलाई, एजोर ड्रैगन समुद्र में चले गए, बेरसिक ड्रैगन बैटल टाइड और शॉकन ड्रैगन सनशाइन, ये सब तलवार चलाने की तकनीक नहीं थी, बल्कि ऐसे कौशल थे जिन्हें एक बार ही आजमाया जा सकता था। पहाड़ी हवाओं का सामना करते हुए अयान ने खुद से कहा, मुझे कम लड़ाइयां और अधिक लड़ाइयां लड़ने की स्थिति से निपटने के लिए अधिक कुशल कृपाण तकनीक की आवश्यकता है। तेज ब्लेड बनाम कमजोर दुश्मन, भारी ब्लेड बनाम मजबूत दुश्मन। सामान्य लोगों के लिए जितनी तेजी से वे अपनी तलवारें खींचते, उनकी प्रहार शक्ति उतनी ही अधिक होती। हालांकि यह मार्शल कलाकारों के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि मार्शल कलाकारों के पास और भी अधिक शक्तिशाली प्रहार शक्ति थी, अर्थात शक्ति संचय करना। अयान के पास पहले से ही भारी कृपाण थी। जब से एजियो ड्रैगन समुद्र में गया था, से लेकर सनशाइन ड्रैगन शॉकंडे तक, वे सभी भारी कृपाणों के विशिष्ट उदाहरण थे। जहां तक तेज तलवार की बात है तो अयान में इसकी हमेशा से कमी रही है। पर्याप्त युआन क्यूई को संरक्षित करने के लिए वह एक तेज कृपाण मार्शल कौशल बनाने की योजना नहीं बना रहा था, बल्कि एक तेज कृपाण तकनीक बनाने की योजना बना रहा था। लेकिन ये तेज कैसे हो सकता है? हवा ने अयान के वस्त्र का किनारा हिला दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और चुपचाप अपने चेहरे पर पहाड़ी हवा का एहसास किया। इस समय उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हवा की समान लय बनाए रखी। पहाड़ी हवा के साथ उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। दुनिया में हर चीज की अपनी लय होती है, और हवा की भी अपनी लय होती है। अयान ने अपना बायां हाथ उठाया और उसका उपयोग अंदर आती हवा को पकड़ने के लिए किया। उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं और उनका प्रयोग आने वाली हवा को रोकने के लिए किया। उन्होंने हवा की लय को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग कोनों से महसूस करने के लिए हर तरह की हरकतें की। बिजली और चमक के साथ मिलकर कृपाण की गति और मारक क्षमता आश्चर्यजनक थी, लेकिन इसका भस्म होना भी उतना ही आश्चर्यजनक था।
केवल इसे हवा के साथ मिलाकर ही बादलों के बीच से बहने और पानी के बीच से बहने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, जिससे अधिकतम संभव सीमा तक अपनी सहनशक्ति और जीवन शक्ति को बचाया जा सके। अयान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने अपनी बाहें खोलीं और अचानक पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी और स्वतंत्र रूप से नीचे उतरने लगा। उसने पहाड़ पर चढ़ते समय तेज हवाओं का सामना किया और महसूस किया कि उसका शरीर हवा के विपरीत दिशा में नीचे उतर रहा है, मानो वह गहन विचार में डूबा हुआ हो। जिस समय वह उतरने वाला था, उसका शरीर अचानक पूरी गति से घूम गया। उसने लगातार 1 दर्जन से अधिक बार जमीन पर अपने पैर पटके, जिससे गिरने का बल तुरंत दूर हो गया और वह शांतिपूर्वक तथा सहजता से जमीन पर उतरा। इसके बाद उसने अपने युआन क्यू पंख फैलाए और पहाड़ की चोटी पर वापस उड़ गया। हवा के विपरीत चलना कठिन है। यदि आप हवा के अनुरूप चलेंगे तो आपकी तलवार धारा की तरह बहेगी। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अयान ने खुद से कहा, यदि उसके पास पवन मेरिडियन विशेषता की प्रतिभा नहीं थी, तो वह पवन गति कैसे उधार ले सकता था। पवन मेरिडियन मार्शल कलाकार अक्सर अपने शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए वायु आधारित ऊर्जा डालते थे। अयान ने अपने पिछले जन्म में भी यही किया था, लेकिन जब उसके पास पवन मध्याह्न रेखा की प्रतिभा नहीं थी तो उसे क्या करना चाहिए। अयान बिना हिले डुले चुपचाप वहीं खड़ा रहा, मानो पहाड़ की चोटी पर पत्थर की मूर्ति उकेरी गई हो। जल्द ही 1 दिन बीत गया और फिर 2 दिन बीत गए। अयान निश्चल खड़ा रहा, उसने अपनी आंखें भी नहीं खोलीं। 3 दिन बाद अयान ने अपनी आंखें खोलीं और खुद से कहा, भले ही मैं पवन शक्ति का निर्माण न कर सकूं, लेकिन मैं पवन शक्ति उधार तो ले सकता हूं। ये सही है, ये गति है। अयान ने गहरी सांस ली। गति एक अमूर्त अवधारणा थी। राजाओं के पास राजाओं जैसी गति थी। वह न तो हंस सकता था और न ही बोल सकता था, लेकिन वह सिविल और सैन्य अधिकारियों को दुनिया के लोगों के सामने रेंगने पर मजबूर कर सकता था, जिससे दुनिया के लोगों के मन में एक सम्राट के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती थी। जनरल, एक जनरल की गति के साथ, वह बस वहां बैठता है और पीता है। आप उसके शरीर पर जियो किलिंग क्यूई को भी महसूस कर सकते हैं। एक विद्वान के पास एक पुस्तक की शक्ति होती है। उसे लिखने या चित्रकारी करने की आवश्यकता नहीं है। वह बस आपकी ओर देखकर मुस्कुराता है और आप अंदर से बाहर तक उसके विद्वत्तापूर्ण ज्ञान को महसूस कर सकते हैं। अयान ने देखा था कि जब कोई महाबली उसके सामने खड़ा होता है तो हवा भी रुक जाती है। यह हत्यारे द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि हत्यारे की गति के कारण ऐसा हुआ था। लेकिन आप अपनी स्वयं की पवन गति कैसे बनाते हैं? अयान ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने हवा को महसूस किया और यहाँ तक कि अपनी शैली से अपनी तुलना भी की। धीरे धीरे वह एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह हवा के साथ यात्रा कर रहा है। वह घास के मैदानों, पहाड़ों और समुद्रों पर हवा के साथ उड़ा, और उसने हवा को पत्तियों को उड़ाते हुए सुना और उसने हवा को पहाड़ियों को उड़ाते हुए सुना। चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन और 8वां दिन बीत गया। 9वें दिन दोपहर के समय पहाड़ी हवा अभी भी जोर से चल रही थी, लेकिन अयान ने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। जिस क्षण उसने अपना सिर नीचे किया, हवा रुक गई। यह एक बहुत ही विचित्र आभा क्षेत्र था। अयान को वृत्त का केंद्र बनाए रखने के कारण 10 मीटर के दायरे में हवा की हल्की सी भी आवाज नहीं थी, और 10 मीटर की दूरी से भी एक मुस्कुराती हुई पहाड़ी हवा बह रही थी। 10वें दिन, अयान का झुका हुआ सिर अचानक ऊपर उठा और उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। इसी समय बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा दक्षिण से आई और अयान को 10 मीटर के व्यास में घेरने वाली हवा भी दक्षिण की ओर चली गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वास्तव में 2 विपरीत हवाएं प्रकट हुईं। ऐसा लग रहा था मानो पूर्व की ओर बहती नदी में अचानक एक स्वच्छ झरना प्रकट हो गया हो। अयान ने कृपाण हाथ में पकड़ी और पहाड़ की चोटी पर आगे बढ़ने लगा। ब्लेडों ने हवा की शक्ति उधार ली और हर ब्लेड सुचारू रूप से और सही ढंग से बहता रहा। गुनगुनाहट, स्थिर, तीव्र। वह हवा में उड़ते हुए एक योगिनी की तरह था। उसने जो भी ब्लेड काटा वह हवा के साथ हिल रहा था। उसके कदमों के लगातार बदलाव के साथ उसका शरीर हवा के साथ भूतिया छाया की तरह तैरने लगा। जब वह अचानक पलटा तो हवा फिर से मुड़ गई। वह अभी भी उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था, उसके लोगों और उसकी तलवार को उठाए हुए। जब वह बाईं ओर मुड़ा तो हवा भी घूम गई और बाईं ओर चलने लगी। जब वह दाहिनी ओर मुड़ा तो हवा भी घूम गई और दाहिनी ओर चलने लगी। उसकी हवा शब्द के सच्चे अर्थ में हवा नहीं थी, बल्कि गति से उत्पन्न हवा थी। हवा का ये झोंका न तो पहाड़ी हवा से प्रभावित था, न ही पहाड़ी दृश्य में आए परिवर्तन से इसकी दिशा बदली। हवा केवल अयान का पीछा करती रही। उठना। अयान ने पहाड़ की चोटी पर स्थित एक विशाल वृक्ष पर निशाना साधा और उसकी ओर तैरने लगा। अयान की हवा से पेड़ उखड़ गया। अयान का शरीर बेलगाम था और उसने पेड़ के तने पर 30 वार किए। 30 कृपाणों ने अपने पीछे स्पष्ट कृपाण के निशान छोड़े। अयान पेड़ के चारों ओर घूमने लगा और हवा का रुख भी बदल गया।
पेड़ की झुकने की दिशा बदल गई। वह पेड़ के पीछे आया। वह अभी भी हवा में था और पेड़ अभी भी हवा में था। अयान की कृपाण तेज और हल्की नाचने लगी। धीरे धीरे ब्लेड धुंधला हो गया और उसे हवा में तलवार की धुंधली परछाइयां हिलती दिखाई दी। ब्लेड चला, हवा चला। तलवार रोको, हवा रोको। अयान का शरीर छाया में बदल गया और तेजी से पेड़ के चारों ओर तैरने लगा। जब वह रुका तो पेड़ का हर पत्ता पूरी तरह टूटकर बिखर गया था। अयान ने अपनी कृपाण रख दी और उसे अपने पीछे ले गया। फिर वह पेड़ की ओर भारी कदम बढ़ा। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, तेज हवा चलने लगी। पवन ड्रैगन की तरह नंगा पेड़ उखड़ गया और चट्टानों के साथ आसमान में उड़ गया। जहां तक अयान के कृपाण हमले की बात है, वह अभी भी पहाड़ की चट्टानों और विशाल पेड़ से 20 मीटर दूर था। हालांकि कृपाण की छवि टिमटिमा गई और एक उग्र कृपाण पवन ड्रैगन अप्रत्याशित रूप से आकाश से काट दिया गया। ब्लेड रुक गया और हवा भी रुक गई। 20 मीटर दूर आकाश में पेड़ और चट्टानें अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, सेबर विंड का काम हो गया। इसके बाद उसने अपनी बाहें फैलाईं और चट्टान से नीचे हरे भरे जंगल के अंधेरे में छलांग लगा दी। इसके बाद उसने अपनी कृपाण पीठ पर लाद ली और तेजी से घने पेड़ों के बीच से तैरता हुआ निकल गया। दाओ फैंग पहले से ही इसमें निपुण थे और अगला कदम जिंगफेंग में प्रशिक्षण लेना था। यदि कोई व्यक्ति पेड़ों के बीच आगे पीछे जाना चाहता था और उच्च गति बनाए रखना चाहता था, तो उसे अपनी कमर की शक्ति का उपयोग करना पड़ता था और जमीन पर सटीकता से चलना पड़ता था। हालांकि अयान का शरीर तेज हवा के झोंके से टकराया और वह तेजी से तैरकर आगे बढ़ गया। उसका मुड़ना और चकमा देना बिल्कुल भी कठोर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में तेज हवा का झोंका आ गया हो। हवा ने पेड़ों को नहीं चकमा दिया, बल्कि उसने पेड़ों को स्वाभाविक रूप से उड़ा दिया और दोनों ओर से बह गई। केवल आधे दिन में ही अयान अपने सबसे सहज शरीर के साथ जंगल में स्वतंत्रतापूर्वक और तेजी से घूमने में सक्षम हो गया। इस समय यदि कोई ये दृश्य देखेगा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाएंगी। अयान किसी व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि वह मानव के आकार में हल्की हवा के झोंके जैसा दिख रहा था। अयान ने पत्तों पर पैर रखा और उछल पड़ा। वह धीरे धीरे हवा में तैरने लगा और पेड़ों के हरे भरे समुद्र को छोड़कर चला गया। वह हवा के पीछे पीछे चला और बोला, हवा खत्म हो गई है। अयान ने अपने दिल में कृपाण तकनीकों के इस सेट को, जिसका उसने पवन ऊर्जा की मदद से प्रयोग किया था, नाम दिया यूलोंग जूलांग। साधना तकनीक के साथ उन्नति के लिए प्रयुक्त होने वाला वज्र झटका देने वाला कौशल बदल जाएगा। सूर्य देव तकनीक, मार्शल तकनीक और थंडर अशिंग सेबर 4 कौशल थे जिनका उपयोग युद्ध के लिए किया जा सकता था। अब चूंकि उसके पास कृपाण तकनीक थी, इसलिए वह लहरों के बीच से यात्रा करने के लिए हवा का सहारा ले सकता था। अयान को पूरा विश्वास था कि वह अंततः 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा का सामना कर सकेगा। इस बार उसे अपनी ताकत साबित करनी थी। ये सोचते हुए अयान आकाश में उड़ गया और उसके पीछे विशाल युआन क्यू पंख की एक जोड़ी फैल गई। उसी समय हवा और लहरों का एक झोंका उसके पीछे से गुजरा, जो अयान चाओ के सूर्य चंद्र संप्रदाय के पीछे पीछे आ रहा था। सूर्य चंद्र संप्रदाय में लौटने के बाद अयान को अचानक पता चला कि आज के संप्रदाय में जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। चारों ओर देखने पर पता चला कि हर जगह भीड़ जमा थी और संप्रदाय को लालटेनों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। यहां तक कि 5 चोटियां भी विशाल लाल झंडों से ढकी हुई थीं। 5 लाल झंडे 5 तिरछी चोटियों के ऊपर से लटक रहे थे और पहाड़ की तलहटी में जा गिरे। बैनरों पर अतुलनीय रूप से बड़ी स्याही से स्वागत के शब्द लिखे हुए थे। क्या 12 संप्रदायों के लोग पहले ही आ चुके हैं? अयान दंग रह गया। दरअसल पहाड़ की तलहटी में घनी भीड़ में से आधे से अधिक लोगों ने बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों के कपड़े पहन रखे थे। सूर्य चंद्र अकादमी से लेकर क्रेडिट हॉल, फिर स्वर्गीय रहस्य हॉल, युद्ध देव हॉल इत्यादि हर जगह बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। 5 एकांत चोटियों की पहाड़ियां ऊपर से नीचे तक लोगों से भरी हुई थीं। पर्वत शिखर भी लोगों से खचाखच भरा हुआ था। यहां तक कि सामान्यतः अदृश्य सूर्य शिखर भी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से भरा हुआ था। यहाँ कितने लोग हैं? अयान ने आश्चर्य से पूछा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यहाँ केवल 12 संप्रदाय हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सभी 12 संप्रदाय सूर्य चंद्र संप्रदाय की प्रतियोगिता देखने के लिए एकत्र हुए थे? सूर्य चंद्र संप्रदाय पहले कभी इतना जीवंत नहीं था। एक पल के लिए तो अयान को इस बारे में पूछताछ करने के लिए कोई परिचित नहीं मिला। जो भी लोग उसके सामने आए, वे सभी अपरिचित चेहरे थे। देखना, वह सूर्य चंद्र संप्रदाय का श्रेय हॉल है। वास्तव में क्या धीरज साम्राज्य को झकझोर देने वाले कई सुपर मिशन इसी स्थान से जारी किए गए थे। दूसरी ओर, ये सन मून अकादमी है। हे भगवान, क्या ये वही स्थान है जहां प्रसिद्ध सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं? हाँ, मैंने सन मून अकेडमी से मुंह में हवा भर ली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी उदात्त हो गया हूं।
दूसरी ओर, हे स्वर्ग, क्या ये वे 5 एकांत शिखर हैं जो स्वर्ग को हिला रहे हैं? कृपाण संप्रदाय, तलवार संप्रदाय, शक्ति ऊर्जा और गोली उपकरण संप्रदाय सभी यहाँ हैं। क्या शानदार दृश्य है! प्यानफेंग, ये कैसा संप्रदाय है? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना? अयान बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का प्रदर्शन देखकर अचंभित रह गया। वह थोड़ा अचंभित रह गया। हा, अयान, तुम यहाँ हो? एक परिचित आवाज गूंजी। अयान ने पलटकर देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। मनमोहन भीड़ के बीच से निकलकर अयान के पास पहुंचे और बोले, देखिए, क्या ये जीवंत नहीं है? यह एक त्योहार की तरह है। 12 संप्रदायों से इतने सारे शिष्य आए हैं। अयान की ने पूछा। मनमोहन ने अवाक होकर सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, आप सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायी हैं या नहीं? आप इतने बड़े मामले में हमारे संप्रदाय की स्थिति को क्यों नहीं समझ सकते? इस बार ये वास्तव में 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा है, लेकिन सभी आकारों के 50 से अधिक संप्रदाय आए हैं। अयान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये अनावश्यक संप्रदाय यहाँ क्या कर रहे हैं? मनमोहन ने अवाक होकर कहा, बेशक मैं यहाँ घूमने आया हूँ। यह 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा का पहला दौर है। वे संप्रदाय जो 12 संप्रदायों में नहीं चुने गए थे, वे भी युद्ध देखने आए। वैसे मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय की पृष्ठभूमि का अनुभव करना चाहता हूँ। इसीलिए तभी अयान को समझ आया। मनमोहन के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अयान को अंततः समझ में आ गया कि इस बार आए 11 संप्रदायों में से 8 द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय और 3 तृतीय श्रेणी के संप्रदाय थे जो विशेष रूप से उसकी देखभाल करने के लिए चुने गए थे। वे हैं कालानाग संप्रदाय, हरित चंद्र संप्रदाय, श्वेत वस्त्रधारी संप्रदाय, श्वेत चंद्र प्रकाश संप्रदाय, क्रांति संप्रदाय, नाग संप्रदाय, गुलाबी बादल संप्रदाय और पवन चंद्र संप्रदाय, श्वेत कमल संप्रदाय, श्वेत तलवार संप्रदाय, अग्निधारा संप्रदाय। 12 संप्रदायों की यह संयुक्त परीक्षा पहली बार थी जब सूर्य चंद्र संप्रदाय ने अपने दरवाजे खोले थे। न केवल संप्रदायों के 50 से अधिक मार्शल चिकित्सकों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी, बल्कि वनराजी शहर और यहां तक कि अमरावती प्रांत के कुलीन परिवारों और कुलों के कई प्रभावशाली व्यक्ति, साथ ही सैन्य लोग भी वहां पहुंचे थे। अयान अचंभित रह गया। वह जानता था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना बड़ा होगा। मनमोहन ने अयान के सिर पर अपनी कोहनी रखी और कहा, यह 12 संप्रदायों के लिए परीक्षा में शीर्ष 16 में आने का एक शानदार अवसर है। यदि वे परीक्षा में शीर्ष 16 में आ गए तो वे रातों रात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। अयान ने सोच विचार कर सिर हिलाया। ये कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है कि इस बार उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था, लेकिन यह निश्चित था कि वे कई संप्रदायों के बीच प्रसिद्ध हो जाएंगे। ठीक इसी समय क्रेडिट हॉल के अंदर से अचानक चीखों की आवाजें आने लगीं। बहुत खूब, देखो, ईगल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर वास्तव में केवल एक व्यक्ति वाली टीम है। बकवास मत करो, ऐसी बात कैसे हो सकती है? हे भगवान, वास्तव में ईगल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहने वाली सन्स का वास्तव में केवल एक ही सदस्य है। ये बहुत अव्यवस्थित है। अयान का दिमाग शोर से भरा हुआ था। उन्होंने जल्दी से मनमोहन को अलविदा कहा और अपने सूर्य शिखर पर जाकर छिप गए। वहां शायद शांति होगी। बहुत अधिक लोग थे। अयान को सूर्य शिखर तक पहुंचने और ऊपर चढ़ने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। उसने यहां अपने युआन क्यूई पंख फैलाने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा निश्चित रूप से उन्हें और भी अधिक चिंताजनक आवाजें सुननी पड़ेंगी। शायद उसे कोई नीचे खींच लेगा। उससे पूछो कि युआन क्यूई के पंख कैसे संघनित हुए। ये वास्तव में मामला हो सकता है। हालांकि जैसे ही अयान शिखर तक पहुंचने वाला था, ऊंचे बादलों के ऊपर से सुनामी जैसी चीख सुनाई दी। पहाड़ पर और पहाड़ों के बीच बने मेहराबदार पुल पर खड़े अनगिनत लोग एक स्वर में चिल्ला उठे। रोने की लहरें उठने लगी, जिससे अयान का दिमाग घूमने लगा। बहुत सुंदर, कौन है वो? अनगिनत लोग घबराकर चिल्ला उठे। लोगों की अस्त व्यस्त लहरें आकाश में धीरे धीरे उड़ती एक आकृति की ओर इशारा कर रही थीं। हे भगवान, इस दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। वह किस अकादमी से है? क्या वह 6ठी कक्षा की अकादमी की वरिष्ठ बहन हो सकती है? जल्दी से अपना बदबूदार मुंह बंद करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बकवास मत बोलिए। वह सूर्य शिखर का शिखर मास्टर है। सनपीक भी लोगों से भरा हुआ था। यहां तक कि सूर्य महल, जो एक दुर्लभ स्थान हुआ करता था, बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों से भरा हुआ था। आईवी सचमुच परेशान थी। वह केवल छोटी चिड़िया को लेकर सूर्य चंद्र महल की ओर जा सकती थी। यह एकमात्र स्थान था जहां सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्ग शांति से रहते थे। अयान ने अपने मालिक को जाते हुए देखा। वह तुरंत रो पड़ा और मन ही मन हंसने लगा। उसे कहाँ जाना चाहिए? बेशक बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के अलावा जो देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, सूर्य चंद्र संप्रदाय में भी कुछ लोग थे जो वास्तव में कुछ सीखने के इच्छुक थे। कई बाहरी संप्रदाय के अनुयायी पुस्तकों को देखने के लिए त्यांजी हॉल में जमा हो गए।
यद्यपि अधिकांश पुस्तकें बंद थीं, फिर भी उनके पास कुछ पुस्तकें थीं जिन्हें बाहरी लोग पढ़ सकते थे, और वे उनसे नशे में थे। सन मून अकेडमी में प्रत्येक स्कूल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से भरा हुआ था। कुछ लोग तो गलियारे में लगी खिड़कियों से झांककर सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रशिक्षकों को अपना पाठ पढ़ाते हुए सुनते थे। अयान ने सोचा कि यह अच्छी बात है। सूर्य चंद्र संप्रदाय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने विभिन्न संप्रदायों को अनुभवों का आदान प्रदान करने का अवसर दिया, जिससे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को बहुत सारा ज्ञान सीखने का मौका मिला, जो वे सूर्य चंद्र संप्रदाय से नहीं सीख सकते थे। शाम होते होते सूर्य चंद्र संप्रदाय के लोगों की संख्या अचानक आधे से भी अधिक घट गई, और संप्रदाय के सभी अनुयायी पीछे रह गए। संप्रदाय के अलावा वनराजी नगर में भ्रमण करने आए आम नागरिकों और कुछ कुलों के सदस्यों को अखाड़ा छोड़ना पड़ा। हालांकि यहाँ की जीवंतता बिल्कुल भी कम नहीं हुई। यह मुख्य शिखर के ऊपर सूर्य चंद्र महल के बाहर था। 50 से अधिक संप्रदायों के अनुयायी जमीन पर व्यवस्थित ढंग से बैठे थे। उन्होंने अंधेरे और अंतहीन भीड़ को देखा। यहाँ तक कि उन संप्रदायों के बुजुर्ग भी शिष्यों के सामने बैठे थे। वे सभी लोग गंभीर होकर सूर्य चंद्र महल के प्रवेश द्वार पर एल्डर रविराम का उपदेश सुन रहे थे। तथाकथित मार्शल दाओ स्वर्ग की सेवा करने की शक्ति है, ताकि व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत कर सके, नश्वर शरीर से अलग हो सके और स्वर्ग के अच्छे शोधक को प्राप्त कर सके। इतने बड़े पहाड़ पर 1 लाख से अधिक शिष्य थे। इस समय वास्तव में कोई शोर नहीं था। संपूर्ण सूर्य चंद्र शिखर पर केवल एल्डर रविराम की विशाल एवं गंभीर धर्मोपदेश ध्वनि ही गूंज रही थी। अयान देर से आया और उसके पास कोई सीट नहीं बची थी। वह केवल मेहराबदार पुल तक जा सकते थे और कुछ अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ वहां जा सकते थे। एल्डर रविराम ने कुछ पैराग्राफ समझाने के बाद मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, मैं एक व्यक्ति का सभी से परिचय कराना चाहता हूं। इस व्यक्ति को तो सभी ने देखा होगा, है न? जब वह बोल रहा था तो एक सुडौल, लंबी टांगों वाली स्वर्ग विरोधी महिला इत्मीनान से चली आई। वह महिला एल्डर रविराम के पास खड़ी होकर भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराई। सूर्य चंद्र संप्रदाय में आपका स्वागत है। फुट दृश्य विस्फोटित हो गया। मैं बड़ी बहन श्रुति हूं। मैंने उसे तब देखा था जब वह हमारे संप्रदाय में व्याख्यान देने आई थी। आह, मैंने इसे पहले भी देखा है। मैंने कुछ देर तक सीनियर सिस्टर श्रुति से भी बात की है। बकवास। अपनी स्थिति के साथ आप वरिष्ठ बहन श्रुति जैसी किसी व्यक्ति के बराबर कैसे पहुंच सकते हैं? मैंने सुना है कि वह सूर्य चंद्र संप्रदाय में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। रविराम ने अपनी बात समाप्त करने के बाद दृश्य श्रुति को सौंप दिया। इससे ये देखा जा सकता है कि सूर्य चंद्र संप्रदाय वास्तव में श्रुति को जोरदार तरीके से विकसित करना चाहता था और उसे सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों का प्रवक्ता बनाना चाहता था। दूसरी ओर श्रुति ने पहले से ही उत्कृष्ट सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह चुन लिया था। उन्होंने शिष्यों का एक समूह बनाया और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ मिलकर मार्शल आर्ट की भावना पर निकटता से चर्चा की। इस समय वहां एल्डर रविराम के उपदेश जैसा सन्नाटा नहीं था। सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए और एक एक करके अंदर घुस गए। कई शिष्यों ने मार्शल आर्ट के बारे में अपने प्रश्न लिख रखे थे और वे प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक थे। स्वाभाविक रूप से अयान ऐसे अराजक दृश्य में शामिल नहीं होगा। वह आराम करने के लिए सूर्य महल में लौटना चाहता था। क्या वह अयान है? इसी समय एक परिचित आवाज सुनाई दी। अयान खुश हुआ और व्याख्यान की ओर देखने लगा। वह चिल्लाया, एल्डर सलोनी। ये वास्तव में व्हाइट लोट संप्रदाय का एल्डर सलोनी था। एल्डर सलोनी श्वेत कमल संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह को लेकर आए और प्रसन्नतापूर्वक बोले, अयान, ये वास्तव में तुम हो। अयान जल्दी से एक घुटने पर बैठ गया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अयान मार्शल आर्ट में इतना व्यस्त है कि वह व्हाइट लोट्स गेट पर एल्डर सलोनी से मिलने नहीं जा सकता। कृपया उसे दोष मत दीजिए। जल्दी करो और कुछ असामान्य बात कहो। बड़ी सलोनी कान से कान तक मुस्कुराई। उसने जल्दी से अयान को उठाया और उसका आंकलन किया। उन्होंने कहा, अच्छा बच्चा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। अयान की लंबाई में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया था। इससे पहले मायापुरी शहर में उनकी ऊंचाई केवल 1.7 मीटर थी। अब उनकी लंबाई 1.82 मीटर थी। वह भी 17 वर्ष का था। बड़ी सलोनी के ठीक हो चुके बाएं हाथ को देखकर अयान उत्साहित होकर बोला, आपका स्वास्थ्य देखकर इस जूनियर को राहत मिली है। मैंने सुना है कि 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में श्वेत कमल संप्रदाय भी हैं। आप अपने शिष्यों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जा रहे हैं, है ना? एल्डर सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि सूर्य चंद्र संप्रदाय ने तीसरी श्रेणी के संप्रदायों का विशेष ध्यान रखा था, जिसके कारण हमें यह स्थान मिला। अन्यथा हमारे आने की बारी क्यों आती? आखिरकार अभी भी दर्जनों दूसरे दर्जे के संप्रदाय हैं जो पराजित हो चुके हैं। आइए, इस बार आपके कुछ परिचित भी आए हैं। जल्दी आओ और उनसे मिलो। जैसे ही वह बोल रहा था, एल्डर सलोनी के पीछे भीड़ से एक बड़ी छाया निकली।
हाँ हाँ अयान, ये सचमुच तुम हो। अयान ने अचानक ऊपर देखा और भी अधिक खुश हो गया। आशीष। आशीष ने अयान के कंधे पर जोर से थपथपाते हुए कहा, मुझे पता था कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। देखो, बूढ़ा चुवान भी आ गया है। हम दोनों पहले भी मिले थे। तभी आशीष की तरफ से एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति आया और अयान के गले लग गया। उसने स्नेहपूर्वक कहा, छोटे कमीने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये व्यक्ति जेम्स था, जो हमेशा आशीष का अनुसरण करता था और व्हाइट स्वॉर्ड संप्रदाय में प्रवेश कर गया था। अयान ने आशीष और जेम्स को गले लगाया और जोर से हंसा। पी लो, यह मेरी दावत है। एल्डर सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नौजवान जाओ, मैं इसमें भाग नहीं लूंगी। एल्डर सलोनी को विदाई देने के बाद वे तीनों सूर्य चंद्र संप्रदाय से बाहर निकले और तुरंत शराबी स्वप्न मंडप की ओर भागे। उन तीनों ने हेवन ब्रांड का एक छोटा सा आंगन किराए पर लिया और पेय और व्यंजनों की एक बड़ी मेज सजाई। हालांकि जब तीनों ने एक साथ अपने शराब के गिलास उठाए तो वे फिर से चुप हो गए। उनकी आंखों के किनारे लाल थे। काफी समय बाद आशीष भावुक होकर बोला, बाहर आकर आखिरकार मुझे पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है। हाँ, जेम्स ने भी भावुक होकर कहा, मुझे सचमुच उन दिनों की याद आती है जब हम भाई आशीष के साथ थे। अब जब हम फिर से क्षितिज पर मिलेंगे तो मैं सचमुच आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाऊंगा। कुछ मत कहो, चलो करते हैं। अयान ने अपना सिर उठाया और शराब का एक बड़ा कटोरा पी लिया। मायापुरी शहर में तीन सबसे होनहार लोग बाहर हो गए। आज जब वे पुनः मिले तो सभी शिकायतें और दुर्भावनाएं दूर हो चुकी थीं। उनके पास तो बस पोषित भावनाएं थीं। हमेशा यही होता था, चाहे उनके गृहनगर में हालात कितने भी अप्रिय क्यों न हों। जब हर कोई बाहर निकलकर विशाल दुनिया में यात्रा करता था तो उन्हें महसूस होता था कि उनके बीच कोई अंतर नहीं है जब वे अपने गृहनगर को देखते थे, जिन्होंने कभी उनके साथ जमकर और बलपूर्वक लड़ाई लड़ी थी। बेटे, अब तुम किस लोक में हो? आशीष ने हंसते हुए अयान से पूछा। मैं पहले से ही ओरिजिन रिटर्न स्टेज के तीसरे स्तर पर हूं और जेम्स भी ओरिजिन रिटर्न स्टेज के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। अयान मुस्कुराया और बोला, मैं अभी मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंचा हूं। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है? जेम्स ने अपनी आंखें चौड़ी करके आश्चर्य से कहा, आशीष का ओरिजिन रिटर्न के तीसरे स्तर तक पहुंचना उचित है। आखिरकार वह शहर के चयन के दौरान पहले से ही आधे कदम के मूल रिटर्न दायरे में था। लेकिन तुम बच्चे, शहर के चयन के दौरान तुम केवल जियानटियन क्षेत्र के छठे स्तर पर थे। आपके लिए अपनी साधना का स्तर बढ़ाना एक कल्पना मात्र है। आशीष मुस्कुराया और कहा, आप भूल गए हैं कि शहर के चयन के अंत से पहले अयान को जियानटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया था। हालांकि उनकी वर्तमान गति वास्तव में थोड़ी डरावनी है। अयान ने कहा, यह केवल कहा जा सकता है कि सूर्य चंद्र संप्रदाय के संसाधन अधिक समृद्ध हैं। मैं भी सूर्य चंद्र संप्रदाय की महिमा से प्रभावित हूं। इस समय आशीष और जेम्स ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। क्या? अयान ने पूछा, तुम दोनों को मुझसे कुछ छुपाना है? भाई आशीष, बताओ, जेम्स ने कहा। आशीष खिलखिलाकर हंसा, जब सूर्य चंद्र संप्रदाय निरीक्षण और व्याख्यान देने आया था तो हम पहले ही सहमत हो गए थे कि अगर जेम्स और मैं 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में शीर्ष 100 में आ सकें तो हमें सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वास्तव में? अयान अचानक खड़ा हो गया। इस खुशखबरी से बेहतर कुछ भी नहीं था। जेम्स ने उत्साहित होकर कहा, सचमुच? श्वेत कमल संप्रदाय और श्वेत तलवार संप्रदाय मेरी और आशीष की मदद करने को तैयार हैं। हाँ, अयान ने अपना शराब का कटोरा उठाया और कहा, मैं आज खुश हूं। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं नशे में न हो जाऊं। सही। थोड़ी देर पीने के बाद आशीष को अचानक कुछ याद आया और उसने गहरी आवाज में कहा, अयान, दिनेश पहले ही ओरिजिन रिवर्सन दायरे के 7वें स्तर पर पहुंच चुका है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अयान ने कहा, मुझे लगता है कि उसे भी इस स्तर तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अभी भी उनसे आगे निकलने के लिए 1 वर्ष से अधिक का समय है। वह काफी व्यवहार कुशल है। जेम्स ने हंसते हुए कहा, दिनेश जानता है कि उसके तुम्हारे साथ संबंध खराब हैं, इसलिए वह इस बार सूर्य चंद्र संप्रदाय में नहीं आया है। मुझे डर है कि उसके आने के बाद तुम उसके लिए चीजें मुश्किल बना दोगे। ठीक है, अब हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो हम भी अपना पी लें। इसी समय बाहर से शोर मचाते हुए लोगों का एक बड़ा समूह गुजरा। उनमें से एक ने अपनी आंख की कोने से अयान की एक झलक देखी जब वह दूर से आ रहा था। वह तुरंत रुक गया और उसके पीछे आ रही भीड़ भी रुक गई। क्या हुआ, बूढ़े हरीश? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे आप जानते हों? भीड़ में से किसी ने पूछा। कबीर ने दूर से अयान को घूरते हुए कहा, यह सचमुच दुश्मनों के लिए एक सनकरा रास्ता है। जब अयान ने कबीर को देखा तो उसे अचानक तेज सिरदर्द महसूस हुआ। उसका सिरदर्द कबीर नहीं था, बल्कि यह शापित शराबी स्वप्न मंडप था। हर बार इस जगह आने पर उसे किसी न किसी चीज का सामना क्यों करना पड़ता है?
क्या ऐसा हो सकता है कि उसका जीवन ड्रंकन ड्रीम पवेलियन के साथ असंगत था? ऐसा कितनी बार हुआ है? क्या आप खेल को बदल नहीं सकते? क्या हुआ, बूढ़े हरीश? क्या आपके और उस बदमाश के बीच रिश्ते खराब हैं? भीड़ में मौजूद व्यक्ति ने कबीर के चेहरे पर नाराजगी देखी। क्या कुछ? आशीष और जेम्स ने मेज थपथपाए और खड़े हो गए। वे दोनों साधारण लोग नहीं थे। अतीत में वे दोनों ही अयान के लिए परेशानी का कारण थे, लेकिन अब जब उन्होंने किसी और को अयान के लिए परेशानी का कारण बनते देखा तो वे दिल से दुखी हुए। वृद्ध हरीश, मैंने सुना है कि आप प्रकृति के सूर्य चंद्र संप्रदाय में एक अद्भुत व्यक्ति हैं। फिर भी तुमने किसी को अपने खिलाफ लड़ने की हिम्मत क्यों दी? भीड़ ने तुरंत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अयान ने देखा कि कबीर के अनुयायी अधिकांशतः बाहरी संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए उसे पता था कि क्या हो रहा था। कबीर निश्चित रूप से अपने साथी देशवासियों को ड्रंकन ड्रीम पवेलियन में अपनी तरह ही भोज देने जा रहे थे। 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा एक अभूतपूर्व सभा थी। विभिन्न संप्रदायों के लोग आए थे, इसलिए सभी अपने देशवासियों से अवश्य मिलेंगे। जाहिर है, वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य कबीर के समान ही स्थान से आए होंगे। वे ये भी जानते थे कि कबीर सूर्य चंद्र संप्रदाय में अच्छा काम कर रहे थे। इस समय वह एक लोमड़ी की तरह व्यवहार कर रहा था और कबीर की प्रसिद्धि का उपयोग ये दिखाने के लिए कर रहा था कि वह न तो आकाश से डरता है और न ही धरती से। हे, कबीर ने अयान की आंखों में देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सिर्फ वह मेरा शत्रु बनने के योग्य नहीं है। वह तो बस एक बेकार कूड़ा कचरा है। जब बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत हंगामा करना शुरू कर दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, अंदर जाओ, अपनी मेजें ऊंची करो। अयान भी खड़ा हो गया। जब आशीष और जेम्स ने उनकी बातचीत सुनी तो वे पहले से ही बेहद नाखुश थे और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। इसी समय अचानक दरवाजे के बाहर दूर से एक जोरदार आवाज आई, तुम सड़क पर क्या कर रहे हो? भाड़ में जाओ। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? अपना मुंह साफ रखें। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने गाली देने वाले व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा, क्या ये सूर्य चंद्र संप्रदाय के द्वितीय चरण अकादमी का नंबर 1 विशेषज्ञ है? कबीर, चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट डालूंगा। श्राप देने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी भयभीत नहीं था, बल्कि वह और अधिक अधीर होता जा रहा था। कबीर ने अपना सिर घुमाकर देखा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से अपने साथी देशवासियों से कहा, चलो चलें। आज हम कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे। कबीर ने एक काया कछुआ बनाया और लोगों के एक बड़े समूह के साथ भाग गया। अयान अभी भी उत्सुक था। गाली देने वाले व्यक्ति की आवाज इतनी परिचित क्यों लग रही थी? जब वे लोग प्रांगण के गेट के पास से गुजरे तो अयान ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। हाँ, जैक, दर्श। जब दरवाजे के पास से गुजर रहे लोग रुके तो वे सब पीछे मुड़ गए। वे वायुपुत्र वंश के 2 भाई थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कबीर अचानक डर गया। सड़कों को कोसने वाला व्यक्ति वास्तव में अमरपुर सीमावर्ती शहर का सेनापति दर्श था। धीरज साम्राज्य के सैनिक अधिकतर ऐसे ही थे। सेना में वे हंसने और बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। मामला इतना गंभीर था कि लोग डर जाते थे। हालांकि जब वे व्यक्तिगत रूप से खेलने आए तो कहानी कुछ और ही थी। इसके अलावा दर्श एक युवा व्यक्ति था जिसकी उम्र 30 वर्ष भी नहीं थी। तो यह अयान है। दर्श भी हंसा और बोला, संयोग से आपकी तरफ कम लोग हैं। चलो साथ बैठो। सभी लोगों ने तुरंत कुछ टेबलें जोड़ दी और एक साथ बैठ गए। जैक ने कहा, अयान, क्या कबीर अभी यहाँ रुककर तुम्हें फिर से परेशान करना चाहता था? क्या यह उसके खिलाफ जा रहा है? दर्श ने मेज पर थपथपाया और चिल्लाया, अयान एक अच्छा भाई है जो मेरे साथ मर गया। चल दर, उस कबीर को ढूंढो, मुझे आज उसकी नसें उठानी हैं। अयान ने जल्दी से उसे रोका और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई दर्श आज एक अलग ही इंसान लग रहे हैं। हाय, मैं यहाँ सिर्फ खेलने आया हूँ। दर्श अपनी सुनहरी तलवार लेकर बैठ गया और बोला, हमें स्वर्गीय शैतान धर्म के विरुद्ध लड़ते हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है। उच्च अधिकारी हमारी कड़ी मेहनत के लिए आभारी थे और उन्होंने हमें कुछ दिन की छुट्टी दे दी। मैं तो बस छुट्टियों की तारीफ कर रहा था। जैक को देखने और उसका उत्साहवर्धन करने के लिए आज तक इंतजार करें। ये दोनों हैं। जैक ने आशीष और जेम्स की ओर देखा। मैं आपके बारे में बताऊं? अयान जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, ये दोनों मेरे गृहनगर के अच्छे दोस्त हैं। यह आशीष है और यह जेम्स है। ये सभी मेरे अपने भाई हैं, इसलिए मैं अब उन्हें नहीं देख पाऊंगा। दर्श ने शराब का कटोरा उठाया और कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पीना। सबके खूब शराब पीने के बाद जैक ने कहा, अयान, मैंने सुना है कि कबीर और अजय ने पहले ही अपनी ताकत रोक ली है और वे 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा के दौरान तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि आप और मेरा भाई मिलकर स्वर्गीय शैतान धर्म के खिलाफ लड़े थे। अब जब हम जान गए हैं तो हम सब अपने हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर वे फिर से आपके साथ परेशानी मोल लेने की हिम्मत करें तो बस नमस्ते कह दें।
मैं, जैक, सबसे पहले खड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद। अयान मुस्कुराया और बोला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे आना चाहें तो आ सकते हैं। तुम सचमुच परेशानी खड़ी कर सकते हो। लोगों का एक समूह आंगन के प्रवेश द्वार से गुजरा। उनमें से एक ने अयान को देखा और सीधे अंदर चला गया। ये व्यक्ति भी अपने साथी देशवासियों, अलीशा का मनोरंजन करने आया था। उसने पहले अपने दोस्तों से निर्धारित प्रांगण में जाने को कहा, जबकि वह स्वयं चलकर अंदर गई। जैसे ही मैं वहां से गुजरा, मुझे आपके विरोधाभासों के बारे में पता चला। फिर अलीशा भी विनम्र नहीं थी। वह एक कुर्सी खींचकर बैठ गईं और बोली, अयान, मुझे लगता है कि तुम जहां भी जाओगे, बड़ी संख्या में लोगों को नाराज कर दोगे। इस मामले में सबसे ज्यादा बात मेरी ही है। जेम्स शराब का कटोरा हाथ में लेकर खड़ा हुआ और बोला, क्योंकि भाई आशीष और मैं पहले भी अयान को निशाना बनाते रहे हैं। इस पर अयान मुस्कुराया और बोला, सब खत्म हो गया। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। जेम्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, अयान कभी भी परेशानी खड़ी करने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपना सिर नीचे करने से इनकार कर दिया। दूसरों के साथ संघर्ष से बचने के केवल दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उसकी पूंछ पकड़ी जाए और उसका सिर नीचे कर दिया जाए। दूसरा विकल्प है प्रदूषण में उनका साथ देना। हालांकि अयान इनमें से कोई भी नहीं चुनेगा। खूब कहा है। दर्श ने मेज थपथपाए और कहा, कितना अच्छा वाक्य है। मैं अपना सिर नीचा करने से इनकार करता हूं। पुरुष यही तो चाहते हैं। एक ही वाक्य ने उस आदमी की हड्डियों में रक्त पिपासा जगा दी। ऐसा नहीं था कि अयान को हर जगह परेशानी पैदा करना पसंद था, लेकिन म्यूक्शियू को लिनफैंग ने नष्ट कर दिया था। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि अयान बहुत जल्दी उठ गया था और उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। अलीशा भी अवाक रह गई। इससे पहले वह अयान को देखने की आदी नहीं थी क्योंकि अयान का कोई नाम नहीं था। एक जंगली लड़का सत्ता का विरोध करने का साहस कैसे कर सकता है? इसीलिए वह अलीशा अयान को निशाना बना रही थी, लेकिन उसके बाद वह भी अयान की रीढ़ की हड्डी से छू गई। जेम्स ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि अयान को परेशानी खड़ी करना पसंद है। ये हम ही हैं, तथाकथित ताकतवर लोग, जो उसके जैसे किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अंत में हमें अभी भी डर है कि वह हमसे आगे निकल जाएगा। आओ पी लो। अयान ने अपना शराब का कटोरा उठाया और सबके साथ शराब पी। उत्सव की जीवंत रात के बाद सभी लोग आराम करने के लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय में लौट आए और अगले दिन 12 संप्रदायों की परीक्षाओं के लिए पूर्व प्रतियोगिता परीक्षा थी। सूर्य चंद्र संप्रदाय के अलावा अन्य 11 संप्रदाय पहले ही ऑडिशन में उत्तीर्ण हो चुके थे। अन्य संप्रदायों से केवल 1100 शिष्य ही 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में भाग लेने आए थे। प्रत्येक संप्रदाय के 100 शिष्यों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। जहां तक सनमून सेकंड स्टेज अकादमी का सवाल है, वहां 3000 लोग थे। ये स्पष्टतः पर्याप्त नहीं था। इसलिए प्रतियोगिता पूर्व परीक्षा सनमून की अपनी प्रतियोगिता पूर्व उन्मूलन प्रतियोगिता थी। इस दिन द्वितीय श्रेणी अकादमी के 3000 शिष्य सनमून पीक पर एकत्र हुए और 3000 लोग व्यवस्थित ढंग से बैठे। उनके अलावा 50 से अधिक संप्रदायों के लोग भी आए थे। वे सभी स्वयं देखना चाहते थे कि सूर्य चंद्र संप्रदाय ने उनका चयन किस प्रकार किया है। क्या तुम्हें लगता है कि अयान पास हो जाएगा? दूर स्थित मेहराबदार पुल पर खड़े जेम्स ने चिंतित होकर कहा, सूर्य चंद्र संप्रदाय के लिए उनका चयन हमारे मुकाबले कहीं अधिक सख्त होगा। यदि वे दक्षिणी चुनाव में हार जाते हैं तो यह अतुलनीय रूप से भयानक होगा। आशीष ने कहा, चिंता मत करो, क्या तुम अयान को नहीं जानते? वह हमें हमेशा आश्चर्यचकित करता है। इस समय एल्डर रविराम ने सन मून हॉल के सामने चिल्लाते हुए कहा, सन मून संप्रदाय की प्रतियोगिता पूर्व परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस बार 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए 3000 शिष्यों में से 200 शिष्यों का चयन किया जाएगा। ये सुनकर दूसरी कक्षा के कई छात्रों के चेहरे पर एकदम से बदलाव आ गया। 3000 लोगों में से केवल 200 का चयन हुआ। क्या इससे 2800 लोग खत्म नहीं हो जाएंगे? यह उन्मूलन दर बहुत भयावह है। पहला चरण, लिखित परीक्षा। बुजुर्ग रविराम मुस्कुराए। लिखित परीक्षा शब्द सुनकर वहां शोक का माहौल हो गया। इस बार न केवल सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों ने बार बार शिकायत की, बल्कि 50 से अधिक बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी बेहद हैरान थे। सूर्य चंद्र संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय कैसे किसी मार्शल आर्ट सिद्धांत का परीक्षण कर सकते हैं? सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायियों को सबसे ज्यादा डर लिखित परीक्षा से था। वास्तव में इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनकी कार्य करने की क्षमता, उनके दिमाग का उपयोग करने की क्षमता से पूरी तरह से अलग थी। भले ही कुछ मार्शल कलाकार सीखने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करने को तैयार हों, फिर भी वे कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आखिरकार वे उत्कृष्ट शारीरिक फिटनेस वाले मार्शल कलाकार थे, विद्वान नहीं। बुजुर्ग रविराम ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ दबाते हुए कहा, सभी लोग घबराएं नहीं।
परीक्षा का लिखित भाग केवल बोनस अंक के रूप में दर्ज किया जाएगा और उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लिखित भाग को केवल 20 अंक मिलते हैं और मार्शल भाग को 80 अंक मिलते हैं। अंत में शीर्ष 200 में जगह बनाई जाएगी। ये सुनकर सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य खुशी से मुस्कुराए और बहुत शांत हुए। ठीक है, तो मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा। जब एल्डर रविराम बोल रहे थे तो वह एक कदम पीछे हट गए। बुजुर्ग रविराम ने अपनी युआन क्यूई को प्रसारित किया और अपने दाहिने हाथ से एक हथेली को बाहर निकाला। इस हथेली को मुक्त करने के बाद युआन क्यूई एक अंडाकार आकार की युआन क्यूई ढाल में संघनित हो गई। यह युआन क्यू ढाल बहुत ही असामान्य थी। इसे 3 परतों में विभाजित करके सैंडविच आकार बनाया गया था। आंतरिक और बाहरी परतें ठोस अवस्था में ठोस युआन क्यूई थी और मध्य परत एक प्रवाहित युआन क्यूई थी। वह युआन क्यूई गोलाकार आकार में बह रही थी, अत्यंत चमत्कारी। जब अयान ने ये देखा तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। इस बार बिट और अन्य के लिए लिखित परीक्षा काफी कठिन थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि पिछली लिखित परीक्षा में कमल के फूल ने युआन क्यूई को केवल एक निश्चित आकार में संघनित किया था। बुजुर्ग रविराम ने हवा में तैरती युआन क्यू ढाल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस ढाल को शीर्षक मानकर कृपया अपने मंत्र लिखें। इसमें केवल 10 घंटे लगेंगे। यदि यह 1 घंटे के भीतर पूरा हो जाता है तो कुल को 20 अंक होगा। 2 घंटे में यह 18 अंक हो जाएगा। 3 घंटे में यह 16 अंक हो जाएगा। ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य सभी बहुत हैरान थे। तो फिर रविराम ने केवल शिष्यों को उनके हृदय मंत्र लिखने देने के लिए ऐसी युआन क्यूई ढाल जारी की थी, जैसा कि सूर्य चंद्र संप्रदाय से अपेक्षा की गई थी। एल्डर मेन्यू ने हल्का सा सिर हिलाया। अयान ने अपना सिर नीचे झुकाकर लिखना शुरू करने से पहले कुछ देर तक अंडाकार आकार की युआन क्यू ढाल को ध्यान से देखा। अलीशा और अन्य लोगों ने तुरंत अयान की ओर ध्यान केंद्रित किया। ये देखकर कि अयान ने लिखना शुरू कर दिया है, वे बहुत असहाय महसूस करने लगे। यह अयान तो सचमुच एक विचित्र व्यक्ति है। जैक ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। बाद में कई शिष्यों ने कटुतापूर्वक ध्यान करना शुरू कर दिया। कभी कभी युआन क्यू ढाल को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाते और कभी कभी विचार करने के लिए अपने सिर को नीचे कर लेते। दृश्य अत्यंत शांत था। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने एक भी शब्द बोलने का साहस नहीं किया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति 10 घंटे में युआन क्यूई ढाल का उपयोग कर सकता है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, या यहाँ तक कि मानसिक मंत्र भी लिख सकता है। इसी समय भीड़ में एक व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। इस व्यक्ति के चेहरे पर शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। ये कबीर था। सभी लोग बैठे हुए थे और वह अकेला व्यक्ति था जो अचानक खड़ा हो गया, यद्यपि अधिकांश लोगों का ध्यान उसकी ओर ही था। कबीर धीरे धीरे शिष्यों के बीच से गुजरे और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोले, तथाकथित हृदय कला मौखिक कला का उद्देश्य मार्शल कलाकारों को सिखाना है कि विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने युआन क्यूई को एक विशिष्ट तरीके से अपने मेरिडियन में कैसे प्रसारित किया जाए। युआन क्यूई की विभिन्न गतिविधियां युआन क्यूई को पूरी तरह से अलग बना सकती हैं। ये भेड़ों की तरह मुलायम हो सकता है, या स्टील की तरह कठोर हो सकता है, या इसे विभिन्न आकृतियों और वस्तुओं में बदला जा सकता है। जब शिष्यों ने कबीर का लंबा भाषण सुना तो वे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। क्या वह कबीर है? मैंने उसके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि वह द्वितीय श्रेणी अकादमी के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में से एक हैं। कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्य कानाफूसी करने लगे। हाँ, उसे देखो, वह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत ज्ञानी भी है। कुछ महिला शिष्यों की आंखों में छोटे छोटे तारे चमक रहे थे। आशीष और जेम्स ने एक दूसरे को देखा। जेम्स ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, इस आदमी को अभिनय बहुत पसंद है। हर कोई परीक्षा दे रहा है, इसलिए उसे बाहर आकर ऊंची आवाज में बात करनी होगी। ऐसा लगता है कि वह बहुत सक्षम है। कबीर ने आगे कहा, जहां तक लक्ष्यशील की बात है, इसे मोटे तौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार शुद्ध युआन क्यूई संघनित ढाल है। इस प्रकार की ढाल में केवल युआन क्यूई की ताकत होती है और इसमें कोई बोनस नहीं होता है। दूसरा प्रकार एक प्रबलित युआन क्यूई ढाल है। एक विशेष तकनीक के माध्यम से ढाल की ताकत युआन क्यूई की ताकत से कहीं अधिक है। ये समान स्तर के विशेषज्ञों के युआन क्यूई हमलों से बचाव कर सकता है। तीसरा प्रकार गैर ठोस ढाल है। ढालें कई प्रकार की होती हैं। उनमें से अधिकांश का उपयोग दुश्मन के हमलों का विरोध करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें निष्प्रभावी करना, विक्षेपित करना या यहाँ तक कि अवशोषित करना है। जब बाहरी संप्रदाय के पुरुष शिष्यों ने ये सुना तो वे अचंभित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया, जबकि महिला शिष्याएं धीमे स्वर में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकीं। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि यह परीक्षा कक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो उन्होंने जल्दी से अपने मुंह को चीख से ढक लिया। जहां तक बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों और मार्गदर्शकों का प्रश्न है, तो उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं।
शिक्षक छात्रों को देखना पसंद करते हैं, उन लोगों की सराहना करते हैं जो सक्रिय रूप से अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपने स्वयं के लोगों को दिखाने की पहल करते हैं। यहाँ तक कि परीक्षा की निगरानी का जिम्मा संभाल रही श्रुति के चेहरे पर भी मुस्कान थी। हालांकि वह कबीर को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि कबीर अब बहुत उत्कृष्ट हो गया है। पुरनियों को ऐसे विद्यार्थी पसंद थे जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना पसंद करते थे, और महिला शिष्याओं को तो इस प्रकार के लोग और भी अधिक पसंद थे। इस ढाल की कठिनाई यह है कि कबीर ने अपनी ठोड़ी पकड़ ली और सोचने लगा। यह युआन क्यूई के दो बिल्कुल अलग रूपों से बना है। एक मार्शल कलाकार एक बार युआन क्यूई जारी करता है, या तो ठोस, मजबूत ठोस तरल, या संघनित तरल। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? एक ही चाल में दोहरे ठोस युआन क्यूई के बीच में तरल युआन क्यूई की एक परत को मुक्त करना सबसे कठिन काम है। आप देख सकते हैं कि ठोस तात्विक ऊर्जा की आंतरिक और बाहरी परतों का उपयोग रक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जबकि तरल तात्विक ऊर्जा की मध्य परत का उपयोग हमले को बाधित करने के लिए किया जाता है। तो हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। जब कबीर पूरे विश्वास, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे, हर किसी की प्रशंसा का आनंद ले रहे थे, बड़ों की प्रशंसा का आनंद ले रहे थे, तभी एक व्यक्ति अचानक कबीर के पास से गुजरा। बड़े भाई, मेरा काम पूरा हो गया। ये व्यक्ति यान था। उन्होंने मानसिक मंत्र से लिखी गई उत्तर पुस्तिका की एक प्रति अपने हाथों में ली और आदरपूर्वक उसे एल्डर रविराम को सौंप दिया। उस समय अखाड़े में उपस्थित सभी शिष्य मुंह खोलकर बोलने लगे। दूसरी ओर कबीर, जिसे अपने पर गर्व था, वहीं पर ऐसे स्तब्ध रह गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। हा 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 हा, मुझे खेद है, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। जेम्स ने अपना मुंह ढक लिया और लगातार हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही कर्णप्रिय थी, विशेषकर कबीर के कानों में। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा जैसा था। मैं तुम्हें अभिनय करने दूंगा। तुमने गड़बड़ कर दी, बेशर्म कमीने। जेम्स ने अपनी आवाज धीमी कर ली और धीरे से गाली दी। कबीर शर्मिंदा हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर खुद को सबसे उत्कृष्ट शिष्य के रूप में पेश किया, और यहाँ तक कि अपनी उपस्थिति को भी गलत बताया, जिससे सभी को इस ढाल की कठिनाई का विश्लेषण करने में मदद मिली। अंत में, इससे पहले कि वह इसका पूरी तरह से विश्लेषण कर पाता, अयान पहले ही पेपर सौंप चुका था। अगर दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो किसी व्यक्ति को शर्मिंदगी में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकती है, तो ये दृश्य उनमें से एक होना चाहिए। सबसे विडंबनापूर्ण बात तो ये थी कि जब अयान ने अपनी उत्तर पुस्तिका सौंप दी, तो उसने कबीर की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, अरे वरिष्ठ भाई, आप प्रश्नों का उत्तर ठीक से क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? कबीर इतना क्रोधित हुआ कि उसने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, अयान, उसे याद रखो। उसके सामने ही बड़े रविराम ने अयान की उत्तर पुस्तिका की जांच की और सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। इसमें जरा सा भी विचलन नहीं है। इसमें 7 मिनट लगेंगे और आपको पूरे 20 अंक मिलेंगे। वूश! पूरे हॉल में अफरा तफरी का माहौल था। अयान ने अपने मानसिक कला मंत्र को लिखने के लिए केवल 7 मिनट का समय लिया था। ये किस प्रकार की भयावह सैन्य समझ थी? इस बार सबका ध्यान तुरंत कबीर से हटकर अयान पर चला गया। आप सिर्फ अपने मुंह से अभ्यास नहीं कर सकते, आपके पास वास्तविक प्रतिभा और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। श्रुति के चेहरे का भाव भी बहुत जल्दी बदल गया। उसने अयान की ओर देखा और बार बार सिर हिलाया। लोग तुलना से डरते थे। ऐसा लग रहा था कि कबीर बहुत देर से बिना किसी झिझक के बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं लिखा था। अयान ने अपना काम बहुत ही सरलता से किया और सीधे ही अपनी उत्तर पुस्तिका सौंप दी। इसकी तुलना में कबीर को एक पाखंडी विदूषक जैसा महसूस हुआ। कृपया अपने मंत्र का मौके पर ही प्रदर्शन करें। बुजुर्ग रविराम की आंखें संतुष्टि से भर आईं। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ से धक्का दिया। युआन क्यूई की लहर तुरंत एक अंडाकार आकार की ढाल में संघनित हो गई। वह ढाल वास्तव में 3 परतों वाली थी। यद्यपि आंतरिक और बाहरी परतों की मजबूती पर्याप्त नहीं थी, और बीच में युआन क्यूई का प्रवाह पर्याप्त लचीला नहीं था, ये केवल तापमान का मामला था। इस समय हर कोई अयान के प्रदर्शन की प्रशंसा से भर गया। ये देखकर कबीर का बेशर्मी भरा मूड फिर से उभर आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अयान, तुमने धोखा दिया। इस प्रकार के व्यक्ति के साथ यही स्थिति थी। वह केवल स्वयं को ही दिखावा करने की अनुमति दे सकता था और कभी भी दूसरों को अपनी प्रसिद्धि चुराने की अनुमति नहीं देता था। यदि वह दिखावा करने में सफल हो जाता तो वह विनम्र होने का दिखावा करता, और जब वह सबकी प्रशंसा स्वीकार कर लेता तो बार बार कहता, नहीं नहीं, मैंने तो बस दूसरों से अधिक मेहनत की है। हालांकि यदि कोई अन्य व्यक्ति उसकी प्रसिद्धि छीन लेता, तो वह तुरंत पागल हो जाता और अपनी कुरूपता प्रदर्शित कर देता। वरिष्ठ भाई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैंने कहाँ धोखा किया? अयान ने पूछा। कबीर ने गुस्से से कहा, तुमने पहले भी यह चाल चली होगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इतनी जटिल युआन क्यूई ढाल को 7 मिनट में समझ सकते हैं। सब लोग मुझे बताओ, क्या मैं सही हूं?
कबीर ने पलटकर चिल्लाया। वास्तव में कुछ बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग लोग थे जिन्हें इस बात पर संदेह था, लेकिन उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा और स्थिति के विकसित होने का इंतजार किया। हालांकि इस समय तक काफी लोग कबीर को नापसंद करने लगे थे। अयान ने सिर हिलाया और विशाल कृपाण निकाल ली। आप क्या कर रहे हो? क्या आप अभी भी गुस्से और शर्मिंदगी में कोई कदम उठाना चाहते हैं? कबीर ने गुस्से से कहा। फुट, कितना बड़ा कृपाण है! बाहरी संप्रदाय के अनुयायी विशालकाय काले तराजू वाले कृपाण के अतिरंजित आकार को देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठे। अयान की भुजा कांपने लगी और विशाल कृपाण भनभनाने लगी। उन्होंने कहा, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मैं कृपाण का उपयोग करता हूं। मेरा मानना है कि हर हथियार की अपनी आत्मा होती है और कृपाण की भावना बिना रुके आगे बढ़ने की है। जो लोग कृपाण का प्रयोग करते हैं वे केवल आक्रामक रास्ता ही अपना सकते हैं। उनके पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। अयान ने विशाल कृपाण को 2 बार घुमाया और कहा, यह तो बात अलग है कि मैंने कभी भी ढाल प्रकार के किसी भी युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं किया है। यहां तक कि यदि मेरे सामने इस प्रकार का युद्ध कौशल भी होगा तो भी मैं इसका अभ्यास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद को डरपोक होने का कोई कारण नहीं दे सकता। वरिष्ठ भाई कबीर, अगर मुझे सही याद है तो आप कृपाण शिखर और कृपाण संप्रदाय से होंगे, है ना? यदि आप तलवार की भावना को भी नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि आपको गुट बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कबीर ने गुस्से से कहा। अयान ने अपनी तलवार रख दी और अपनी सीट की ओर चल दिया। कबीर के पास से गुजरते हुए उसने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम खुद को दिखाने की कोशिश करने के बजाय अपने उत्तर लिखने में अधिक समय लगाओ। इतना कहकर अयान सीधा चला गया। खूब कहा है, जेम्स ने जोर से चिल्लाकर तालियां बजाईं। वह लंबे समय से कबीर को नापसंद करता था, जो एक मेकअप मॉडल की तरह काम करता था। इस समय उसे अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता महसूस हुई। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। बड़ी सलोनी ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया, मैंने अयान के बारे में कभी कुछ गलत नहीं देखा। मुझे पता है। इसके बाद कबीर को अयान ने जोरदार थप्पड़ मारा और उसके पास अपनी लंबी टिप्पणियां प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं बची। वह निराश होकर अपना मंत्र लिखने वापस चले गए। 4 घंटे के भीतर कोई भी व्यक्ति अयान की तरह सफलतापूर्वक अपना पेपर जमा नहीं कर पाया। दूसरी ओर 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने कागजात सौंप दिए, लेकिन परिणामों की पुष्टि की गई। उनके मंत्रों में विचलन था और वे सफल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्हें पुनः लिखने से मना कर दिया गया। वास्तव में यह युआन क्यूई ढाल जटिल नहीं थी, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से स्तरित थी और कोई भी एक नज़र में सच्चाई बता सकता था। हालांकि शिष्यों के लिए मानसिक कला मंत्र को केवल अपनी आंखों से देखकर लिखना स्वर्ग में चढ़ने के समान कठिन होगा। यदि मार्शल कौशल को समझना सचमुच इतना सरल होता तो दुनिया में कौन मार्शल कौशल का आकस्मिक रूप से उपयोग करने का साहस करता? एक ही नज़र से सीखे जाने के बाद उस युद्ध कौशल पुस्तिका की बहुमूल्यता कहाँ प्रकट हुई? केवल 5वें घंटे में ही एक व्यक्ति ने सही उत्तर दे दिया, और यह व्यक्ति अलीशा था। वह दूसरे स्थान पर रही और 12 अंक अर्जित किए। जब वह वापस लौटी तो उसने अयान को कमजोरी भरी नजरों से देखा। वह लिखित परीक्षा में अयान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। इसके बाद अन्य शिष्यों ने एक के बाद एक अपने उत्तर दिए। तीसरे स्थान पर एक अपरिचित छात्र ने आकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया, जिसके बाल छोटे थे और वह शुरू से अंत तक अपना सिर नीचे झुकाए रहता था, जिससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अयान ने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था और यहाँ तक कि छात्र ने भी हमेशा अपना सिर नीचे झुका रखा था, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया था। हालांकि इस व्यक्ति ने अयान पर गहरी छाप छोड़ी, क्योंकि इस छात्र के पास एक अथाह भावना थी। ये व्यक्ति, जो अलीशा से अपना उत्तर पत्र देने में केवल 10 मिनट देरी से आया था, फिर भी उसने 5 घंटे के भीतर उत्तर पत्र जमा कर दिया और 12 अंक अर्जित किए। इसके बाद चौथे स्थान पर तलवारबाज हर्ष रहे, जिन्होंने 6 घंटे का समय लिया, और 5वें स्थान पर महेंद्र रहे, जिन्होंने 6 घंटे का समय लिया। जैक ने 6ठा स्थान और आध्या ने 7वां स्थान प्राप्त किया। आश्चर्य की बात यह है कि विशेषज्ञ अजय को 8वां स्थान मिला, उसके बाद ऋतिक का स्थान रहा। 10 घंटे बाद 120 से अधिक लोगों ने सफलतापूर्वक अपने पेपर जमा कर दिए थे, लेकिन उनमें से लगभग 100 लोग आखिरी घंटे में मुश्किल से अपना पेपर जमा कर पाए थे। दूसरे शब्दों में, इस प्रतियोगिता में 2800 से अधिक छात्र ऐसे थे जिन्हें 0 अंक प्राप्त हुए। दूसरा परीक्षण। बुजुर्ग रविराम ने सभी को चुप रहने का संकेत दिया और कहा, तुरंत शुरू करो। बुजुर्ग रविराम ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक पहाड़ी चट्टान अचानक सपाट फर्श से उभर आई। ये पर्वतीय चट्टान केवल 2 मीटर ऊंची और 1 मीटर से भी कम मोटी है। बुजुर्ग रविराम ने पहाड़ी पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, मार्शल परीक्षा का दूसरा दौर बहुत सरल है। इसका उद्देश्य इस पहाड़ी पत्थर को आगे धकेलना है। सबसे दूर वाले को दूरी के आधार पर पूरे 80 अंक मिलते हैं और फिर एक एक करके अंक कम होते जाते हैं।
शो देखने आए एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, इस छोटे से पत्थर को धकेलने के लिए क्या है? इसे लापरवाही से आकाश में फेंक दिया गया था। इसे भी परीक्षा माना जाएगा। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम क्या जानते हो? क्या यह इतना सरल हो सकता है? अंदर जरूर कुछ होगा। मैं पहले जाऊंगा। इस बार सबसे पहले जो सामने आया वह कबीर नहीं था, बल्कि द्वितीय श्रेणी अकादमी का एक शिष्य था। कबीर ने पिछली बार से सबक सीख लिया था। उसे चुपचाप निरीक्षण करना था और अपनी आंखें खुली रखनी थीं। जिस शिष्य ने पहले हस्ताक्षर किए थे, वह आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों से चट्टान पर दबाव डाला, फिर बलपूर्वक आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ी चट्टान हिली और जमीन पर एक हल्का सा खरोंच छोड़ गई। इसे लगभग 1 इंच आगे धकेला गया। शिष्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने विश्वास से कहा, यह इतना कठिन नहीं है। बोलते बोलते वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसके हाव भाव तुरंत बदल गए, क्योंकि उसने पाया कि इस पहाड़ी चट्टान में कुछ अजीब बात है, और यह और अधिक भारी होती जा रही थी। पहला इंच धकेलना तो बहुत आसान था, लेकिन जब वह दूसरे इंच पर पहुंचा तो पहाड़ की चट्टान का वजन अचानक दोगुना हो गया। तीसरे इंच तक धक्का देने पर कठिनाई बढ़ती गई। जब शिष्य ने उसे आधा मीटर दूर धकेला तो उसे महसूस हुआ कि इस पहाड़ी चट्टान का भार अवर्णनीय रूप से भयानक था। भले ही उसके माथे की नसें जोर से उछल रही थीं, लेकिन पहाड़ की चट्टान जरा भी नहीं हिली। आदिम दीपक क्यूई। शिष्य ने जोर से दहाड़ लगाए और अपने शरीर में युआन क्यूई को मुक्त कर दिया। इसके तुरंत बाद पहाड़ की चट्टानें गड़गड़ाहट के साथ आगे की ओर धकेल दी गईं। उसने अपने दांत पीसकर दूध चूसने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पहाड़ की चट्टान की गति विपरीत अनुपात में कम हो गई। जब तक उसने पहाड़ी चट्टान को 1 मीटर दूर नहीं धकेल दिया, तब तक आदिम दीपक क्यों भी उसकी मदद नहीं कर सका और पहाड़ी चट्टान पूरी तरह से रुक गई। मैं अब और जोर नहीं लगा सकता। शिष्य ने राहत की सांस ली और अपने हाथ नीचे रख दिए। हर कोई देख सकता था कि उसकी भुजाएं लगातार कांप रही थीं। ये स्पष्ट था कि उसकी ताकत उसकी सीमा से अधिक हो गई थी। इसके तुरंत बाद दूसरे, तीसरे और 10वें शिष्य एक एक करके आगे बढ़े। हालांकि अंत में सबसे अच्छे स्कोर वाले व्यक्ति ने पहाड़ की चट्टान को 1.5 मीटर तक धकेल दिया, जबकि सबसे खराब स्कोर वाले व्यक्ति ने इसे 1 मीटर से भी कम धक्का दिया। इस बार किसी भी सच्चे विशेषज्ञ ने आगे आने की पहल नहीं की। अजय, ऋतिक और अन्य लोग, अयान, अलीशा और अन्य लोग पीछे से ध्यान से देख रहे थे। जारी रखना। जब 2900 से अधिक लोगों ने इसे आजमा लिया, तो शेष भीड़ में अयान और अन्य शीर्ष विशेषज्ञ ही बचे थे। इस समय सबसे अच्छा परिणाम 2 मीटर था और सबसे खराब परिणाम केवल आधा मीटर था। बेशक ये भयानक डेटा का आधा मीटर रिफाइना पीक से आया था। इस समय अयान और अन्य लोग एक दूसरे की ओर ऐसे देखने लगे जैसे वे ये निर्धारित करना चाहते हों कि अगला प्रयोग कौन करने वाला है। मैं इसे करूंगा। छोटे बालों वाले व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और ऊपर जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। इस समय बहुत से लोगों ने पहले से ही उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। यह आदमी बहुत गोरा था और यह भी कहा जा सकता है कि उसका रंग बहुत पीला था। इसके अलावा उसका शरीर अपेक्षाकृत दुबला और कमजोर था और वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगता था। अब तक सभी लोग उसका नाम केवल हर्ष ही जानते थे। हर्ष ने अपना सिर नीचे किया और पहाड़ी चट्टान की ओर चला गया। दरअसल उसने पहाड़ की चट्टान को दबाने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। क्या वह बाएं हाथ का है? जैक ने उत्सुकता से पूछा। बाकी सभी लोग दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह केवल एक हाथ का इस्तेमाल करता है। हर्ष ने अपना सिर नीचे किया और चट्टान को गड़गड़ाहट के साथ आगे धकेल दिया। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। हर्ष के हाथ में जो पहाड़ी चट्टान थी, उसमें कोई वजन ही नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह आसानी से आगे बढ़ता रहा। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ऊपर से देखने पर हर्ष को कोई ताकत लगाते हुए नहीं देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोज पैदल चलता हो। हालांकि पहाड़ की चट्टान को पहले ही 1 मीटर तक आसानी से बाहर धकेल दिया गया था। सामान्यतः चाहे कोई छात्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चट्टानों को हिलाने के लिए उसे अपनी तकनीक का प्रयोग करना ही पड़ता है, लेकिन हर्ष ने ऐसा नहीं किया। पहाड़ के पत्थर अभी भी आगे बढ़ रहे थे। ये पहले से ही 1.5 मीटर था। हर्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी बांह की मांसपेशियां भी नहीं हिल रही थीं। वह अपने पैरों से चलता रहा। क्या पहाड़ के पत्थरों में कोई समस्या हो सकती है? जेम्स चिल्लाया। सभी ने रविराम की ओर देखा, लेकिन बड़े रविराम ने कुछ नहीं कहा, जिससे पता चला कि सब कुछ सामान्य था। अभी भी आगे बढ़ रहा हूं। अयान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने पहाड़ के पत्थरों को 2 मीटर दूर धकेल दिया है। 2 मीटर की इस दूरी ने पहले ही 2900 से अधिक लोगों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, तथा दूसरे स्थान को आधा मीटर से आगे कर दिया था। केवल इसी क्षण पर्वतीय चट्टान धीरे धीरे रुक गई।
हर्ष अब भी पहले की तरह शांत था, लेकिन जब उसने अपने शरीर में युआन क्यूई को अचानक बढ़ते देखा, तो उसका पूरा शरीर पागलपन की तरह उठती युआन क्यूई लहर में लिपट गया। ऐसा लग रहा था कि युआन क्यू जमीन से उछलकर हर्ष के पूरे शरीर को अपने में समाहित कर रही थी। पावर एनर्जी। आद्या भी पावर एनर्जी की सदस्य थी, इसलिए उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। ये हमारी पावर एनर्जी की रैंक 3 एस्ट्रल क्यूई है। हे भगवान, जैक ने चौंक कर आंखें चौड़ी की। मुझे मत बताओ कि पावर एनर्जी से एक व्यक्ति ने अपनी ताकत से पहाड़ की चट्टान को 2 मीटर धकेल दिया। जैसे ही तीसरे चक्र की एस्ट्रल क्यूई जारी की गई, हर्ष फिर से आगे बढ़ गया, पहाड़ के पत्थरों को आगे धकेल दिया और एक सुचारू गति बनाए रखी। 2.1 मीटर, 2.2 मीटर, 2.5 मीटर, 2.8 मीटर, 3 मीटर। अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। 3.1 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। मैं अब और जोर नहीं लगा सकता। जब हर्ष ने उसे 5 मीटर दूर तक धकेला तो वह अचानक रुक गया। फिर उसने पहाड़ी चट्टान की ओर देखा तक नहीं और मुड़कर चला गया। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। 5 मीटर। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम केवल 1.5 मीटर था, लेकिन उन्होंने वास्तव में पहाड़ के पत्थरों को पूरे 5 मीटर तक धकेल दिया। आप क्या सोचते हैं? अलीशा ने अयान के पास खड़े होकर कहा। अयान ने गंभीरता से कहा, अगर ये परीक्षा न होती तो हमें इतना मजबूत इंसान नहीं मिलता। इस तरह का व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है और मुझे महसूस होता है उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ये शब्द अयान और अलीशा ने एक ही समय में कहे थे। अलीशा ने सिर हिलाया और कहा, मैं देख सकती हूँ कि उसमें अभी भी कुछ ताकत बची हुई है, लेकिन उसने अपनी ताकत बचाए रखने का फैसला किया है। ये व्यक्ति सरल नहीं है। इस बार मैं ये करूँगा। कबीर खड़ा हो गया। उसकी बुरी आदत फिर से आ गई थी। ये देखकर कि हर्ष ने सभी की आश्चर्यचकित निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर ली हैं, वह अब और खुद को रोक नहीं सका। वह दृष्टि मेरी होनी चाहिए, कबीर। कोई और इसका हकदार नहीं है। कबीर की शक्ति सचमुच बहुत प्रबल थी। इसके अलावा वह कृपाण संप्रदाय का सदस्य था और उसकी अपनी ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। आदिम दीपक क्यूई का उपयोग किए बिना उसने पहाड़ के पत्थरों को 2 मीटर दूर धकेल दिया। इसके तुरंत बाद उसने पहाड़ी पत्थरों को आगे धकेलने के लिए अपने आदिम दीपक क्यूई का उपयोग किया। 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर, 4.8 मीटर, 4.9 मीटर, 5 मीटर। कबीर का रुकने का इरादा नहीं था। इस समय उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, लेकिन उसने दांत पीसकर खुद को 5 मीटर दूर धकेल दिया। आहे! कबीर पागलों की तरह चिल्लाया। चट्टानें फिर हिल गईं। 5.1 मीटर, 5.2 मीटर, 5.3 मीटर। कबीर अंततः खुद को संभाल नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। वह अब खड़ा भी नहीं हो सकता था। ये दृश्य देखकर अयान और अन्य लोग अवाक रह गए। 5 मीटर से आगे निकलने के लिए ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी चुपके से अपना रक्तसार जला दिया था, है न? हर्ष ने तलवार पकड़ ली और एक तरफ फुसफुसाया। अयान और अलीशा दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोले। दरअसल एल्डर रविराम ने यह शर्त नहीं रखी थी कि वह अपने रक्तसार को जला नहीं सकते। हालांकि जलते हुए रक्तसार ने बहुत सारे मार्शल कलाकारों को भस्म कर दिया। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कायाकल्प की गोली खाने के बाद ठीक किया जा सके। यदि जलन कम हुई तो उसे ठीक होने में कम से कम 1 या 2 दिन का समय लगेगा। यदि यह बहुत अधिक जल जाए तो इससे खेती में भी गिरावट आ सकती है। खुराना को सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने कोई भी कीमत चुकाने में संकोच नहीं किया। मैं इसे करूंगा। अलीशा आगे बढ़ी और अंततः चट्टान को 5 मीटर दूर धकेल दिया। परिणाम भी हर्ष जैसा ही हुआ। अयान को पता था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अन्य लोगों को पता नहीं था, लेकिन अयान को पता था कि उसके शरीर में अभी भी एक आध्यात्मिक आग छिपी हुई है। इसके बाद हर्ष ने पहाड़ के पत्थरों को 4.8 मीटर ऊपर धकेल दिया। जैक और हर्ष का परिणाम समान 4.8 मीटर था। महेंद्र की लंबाई 4.9 मीटर थी और आध्या की लंबाई 4.6 मीटर से थोड़ी अधिक थी। गोसले कबीले के नीरज ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहाड़ के पत्थरों को 5.1 मीटर दूर धकेल दिया। वह वर्तमान में दूसरे स्थान पर थी। ऋतिक तलवार पंथ के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने पहाड़ के पत्थरों को 5.1 मीटर तक धकेला और नीरज के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। जब वे अजय पहुंचे तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जब अजय ने पहाड़ के पत्थरों को 5 मीटर ऊपर धकेल दिया तो वह अचानक चिल्लाया और भयानक प्रिमोडियल डिपक्यू एक भयंकर बाघ में परिवर्तित हो गया। खूंखार बाघ ने अजय के पूरे शरीर को घेर लिया। विशालकाय बाघ का सिर पहाड़ की चट्टानों से जोर से दबा हुआ था और उसके अंग हिंसक रूप से जमीन को खरोंच रहे थे। सभी संप्रदायों के शिष्य जोर से चिल्लाए।
हाँ, जब चट्टान को 5.3 मीटर तक धकेला गया तो अजय ने धीमी आवाज में चिल्लाया और फिर उस खूंखार बाघ ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा मैदान हिल गया। गड़गड़ाहट। आयुष आगे बढ़ता गया और 5.4 मीटर, 5.5 मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद खूंखार बाघ भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और एक ही ध्वनि के साथ वह प्रकाश के कणों में विलीन हो गया, जिनसे आकाश भर गया। हम अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। अजय ने गहरी सांस ली और धीरे से पीछे हट गया। दर्शकों में चीख पुकार की लहरें गूंज उठीं और एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया। फिलहाल प्रथम स्थान अजय का 5.5 मीटर, दूसरे स्थान पर कबीर का 5.3 मीटर तथा तीसरे स्थान पर ऋतिक व नीरज का 5.1 मीटर रहा। इस समय सबकी निगाहें केवल अयान पर टिकी थीं। अजय और कबीर ने एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर अयान की ओर ठंडी नजरों से देखा। पिछली बार कल्टीवेशन टॉवर में उन्होंने अयान के लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। इस बार तो वे बुरी नीयत भी रख रहे थे। बच्चे, क्या तुम बहुत सक्षम नहीं हो? कबीर ने व्यंग्यपूर्वक कहा, लिखित परीक्षा में तो तुम बहुत सुंदर और शानदार थे। आओ, मैं देखूंगा कि तुम सैन्य परीक्षा में कितने सक्षम हो। क्या आपकी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा आपकी मदद कर सकती है? हा 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 हा। बिजली की मेरिडियन विशेषता अपनी विस्फोटक शक्ति के कारण सबसे शक्तिशाली थी। हालांकि इसने पहाड़ के पत्थरों को धकेलने में कोई मजबूत भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि पहाड़ के पत्थरों को धकेलने के लिए गहरी और स्थायी ताकत की जरूरत थी। इसके अलावा बिजली की शक्ति की एक और विशेषता ये थी कि ये दुश्मन की युआन क्यूई को एक निश्चित सीमा तक पंगु बना सकती थी, लेकिन ये चट्टानों के खिलाफ बेकार थी। क्या उसके पास बिजली मेरिडियन प्रतिभा है? हे भगवान, वह ईगल रैंकिंग में नंबर 1 व्यक्ति होना चाहिए, है ना? बाहरी संप्रदाय के शिष्य लगातार कानाफूसी करने लगे। हर कोई जानता था कि ईगल रैंकिंग की पहली टीम में केवल एक ही व्यक्ति था। सन्स का ये रहस्यमय सदस्य पिछले 2 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। लिखित परीक्षा में अयान के प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद कई लोग अयान के बारे में पूछताछ करने लगे। बहुत कम लोगों को पता था कि अयान सन्स का एकमात्र सदस्य था। ये खबर दूर दूर तक फैलती गई। इस समय आधे से अधिक लोग अयान की पहचान पहले से ही जानते थे। ईगल रैंकिंग में प्रथम स्थान, लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा और लिखित परीक्षा में प्रथम स्थान ने पहले ही अयान को दृश्य पर ध्यान का केंद्र बना दिया था। यह उस समाचार का परिणाम था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय को विवाह का प्रस्ताव देने के लिए भेजा था। अन्यथा यह अनुभूति और भी अधिक होती। अयान, तुम्हें अंततः अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए, है ना? आशीष ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। वह अयान की ताकत के बारे में भी बहुत उत्सुक थे। सबके ध्यान में आते ही अयान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसने चट्टान को दोनों हाथों से धकेला और आगे बढ़ने लगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बिना किसी बाहरी बल का प्रयोग किए उन्होंने अपनी ताकत से चट्टान को 2 मीटर ऊपर धकेल दिया। हालांकि उसके ठीक बाद भी वह अभी भी नहीं फटा, लेकिन अभी भी धक्का दे रहा था। चट्टान चलती रही। ये कबीर और अजय ने एक दूसरे को देखा, दोनों को अविश्वास हो रहा था। टियर 4 बॉडी रिफाइनिंग पिल के चमत्कारी प्रभावों को मजाक कैसे कहा जा सकता है? अयान अभी भी आगे बढ़ रहा था। 2.1 मीटर, 2.3 मीटर, 2.5 मीटर, 2.6 मीटर, 2.7 मीटर, 2.9 मीटर, 3 मीटर। दृश्य अचानक उबल पड़ा। अयान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले ताकत के बल पर पहाड़ के पत्थरों को 3 मीटर ऊपर धकेला था। उसकी ताकत इतनी भयानक रूप से बढ़ गई है। अलीशा भी हैरान थी। अयान ने दांत पीस लिए और उसकी भुजाएं कांपने लगीं। एक उफनती हुई युआन क्यूई बाहर निकली। 3 मीटर दूर रुकी हुई पहाड़ी चट्टान आगे बढ़ती रही। 3.3 मीटर, 3.5 मीटर, 3.9 मीटर, 4 मीटर। अयान अजय और कबीर को यह साबित करने के लिए अपनी सांस रोके हुए था। 4 मीटर की दूरी पर युआन क्यूई अब और अधिक गति प्रदान करने में सक्षम नहीं थी और अयान का शरीर अचानक कांप उठा। आसमान से सूरज की एक पतली किरण उतरी और सीधे उसके कंधे पर पड़ी। तेज रोशनी उसके पिछले कंधे से लेकर बाजुओं तक फैल रही थी। एक जोड़ी चमकदार भुजाएं पहाड़ के पत्थरों को धकेलती हुई चलती रहीं। 4.3 मीटर, 4.5 मीटर, 4.9 मीटर, 5 मीटर। इस समय अयान अब पहाड़ की चट्टान को हिलाने में सक्षम नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी असली पर्वत शिखर को धक्का दे रहा हो। आखिरकार वह मूल वापसी के केवल तीसरे स्तर पर था और वह अपनी साधना के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि इस कदम को पूरा कर पाना भी बहुत प्रभावशाली था। एलिशा 5 मीटर तक आगे बढ़ने में सक्षम थी, क्योंकि भले ही उसने आध्यात्मिक अग्नि को नहीं छोड़ा था, फिर भी आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति ने युआन क्यूई को बढ़ा दिया था। इसके अलावा उसकी स्वर्गीय श्रेणी की अग्निशिराएं भी काम कर रही थीं। यद्यपि उसकी अग्निशिराएं अपनी विस्फोटक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं, फिर भी वे स्थायित्व में कमजोर नहीं थीं।
हालांकि इस समय अयान की लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता का कोई प्रभाव नहीं था। ये कल्पना की जा सकती है कि ज्वाला का एक गोला हर समय जलता रह सकता है, लेकिन बिजली क्षितिज को चीरकर एक चमक में गायब हो जाती है। लेकिन अयान तैयार नहीं था। शरीर तानाशाह बिजली ड्राइव। वह मन ही मन चिल्लाया और उसके शरीर की शक्ति तुरंत 5 गुना बढ़ गई। गड़गड़ाहट। चट्टानें चलती रहीं। 5.1 मीटर, 5.2 मीटर। इसने पहले ही ऋतिक और नीरज के परिणामों को पीछे छोड़ दिया था। 5.3 मीटर। धत्तेरी की। कबीर का चेहरा हरा और लाल हो गया और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन अंत में अयान ने कबीर के परिणाम पकड़ लिए। आह, कैसी कल्पना है। बाहरी संप्रदाय के शिष्य घबराकर चिल्ला उठे। क्या वह मूल वापसी क्षेत्र के तीसरे स्तर पर नहीं है? ये वह ताकत कैसे हो सकती है जो मूल रिटर्न रियल मार्शल कलाकार के तीसरे स्तर में होनी चाहिए? हालांकि 5.3 मीटर के बाद अयान फिर से अपनी सीमा पर पहुंच गया। इस समय अयान ने एक गहरी सांस ली जब सभी को लगा कि अयान हार मानने को तैयार है। 4 मीटर व्यास की सूर्य की किरण से, हे भगवान, और समर्पण। यदि आप ये करना चाहते हैं तो इसे अच्छे से करें। अयान ने अपने दांत जोर से पीस लिए, लगभग टूट ही गए। 4 मीटर लंबी दिन की रोशनी अयान के शरीर पर फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। इस समय अयान के बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखें चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। शांत से, चलो चलें। 5.4 मीटर, 5.5 मीटर। वह पहले ही अजय को पकड़ चुका था। पेंग। अयान के पीछे अचानक विशाल युआन क्यू पंख की एक जोड़ी फैल गई। युआन क्यू के प्रत्येक पंख की लंबाई आश्चर्यजनक रूप से 5 मीटर थी। 2 जोड़ी बड़े पंखों ने ऊंची उड़ान भरी और जोर से फड़फड़ाए, जिससे घटनास्थल पर धूल उड़ने लगी और मलबा हर जगह बिखर गया। 5.6 मीटर। एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। ये बदमाश स्वर्ग के विरुद्ध जाना चाहता है। जैक, महेंद्र और अन्य लोग अचंभित रह गए। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। अयान ने दांत पीसते हुए धक्का देना जारी रखा। 5.7 मीटर, 5.8 मीटर। अयान ने चट्टान को पहले ही 5.8 मीटर की आश्चर्यजनक दूरी तक धकेल दिया था। श्रुति की भी आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरान रह गई। इस अयान की ताकत पिछली बार से अज्ञात मात्रा में बढ़ गई थी। आह, क्यूई को बिजली में परिष्कृत करना। अयान दिल में दहाड़ा। धमाका। अचानक अयान के शरीर से बिजली का एक बड़ा गोला निकला और उसके चारों ओर लिपट गया। तानाशाह शरीर बिजली ड्राइव, सूर्य भगवान तकनीक, बिजली के लिए क्यूई शोधन। तीनों सेनाएं एक में विलीन हो गईं। इसी क्षण अयान ने अचानक पहाड़ की चट्टान को पूरे 6 मीटर ऊपर धकेल दिया। अनगिनत बाह्य संप्रदाय के शिष्य और सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य जो परीक्षा देख रहे थे, सभी ने अपने सिर उठाए और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। पूरी तरह से चुप रहने के अलावा वे सांस लेना भी भूल गए थे। सभी का मनोबल चरम सीमा तक टूट चुका था। थोड़ी सी भी उत्तेजना से उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वे टूटकर गिर पड़ेंगे। घबराया हुआ, अतुलनीय रूप से घबराया हुआ, क्योंकि हर कोई देख सकता था कि अयान का अभी भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। गदगद, सफेद ज्वाला, चमकती बिजली। कैंग, लांग, आउट, सी। धमाका। अयान का क्षेत्र तुरंत विस्फोटित हो गया और सफेद बिजली चमकने लगी। बिजली की चमक उसके पूरे शरीर पर फैल गई। उसी समय अयान ने अपना कंधा पहाड़ की चट्टान पर रखा और सीधे एजियो ड्रैगन को समुद्र में भेज दिया। पहाड़ के पत्थर जोर की गड़गड़ाहट के साथ पीछे की ओर उड़ गए। ये सही है, ये बस वापस उड़ रहा है। 6.3 मीटर, 6.5 मीटर, 6.7 मीटर। अंत में अयान ने चट्टान पर दबाव डालने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग किया और अपनी अंतिम चाल जारी की। उसने अपनी बांह को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और अपनी पूरी बांह आसमान में उठा ली।